नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 29 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है, जिसके भी अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन की। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले के सभी शिफ्टों के पेपर भी अपन पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, वैकल्पिक को किस में रेट किया गया है। वैकल्पिक को किस में रेट किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में पोटियर त्रिकोण का उपयोग खालिस्तान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन, शक्ति तत्व, तुल्यकालिक प्रतिबाधा, रोटर करंट या इन सब। तो अल्टरनेटर में पोटियर त्रिकोण का उपयोग किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अल्टरनेटर में खालिस्तान के लिए अंधेरे और उज्ज्वल लैंप विधि का उपयोग किया जाता है। भार संतुलन के लिए, लोड स्थानांतरण के लिए, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, या तुल्यकालन के लिए, या गति में कमी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुल्यकालन के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक अल्टरनेटर की घुमाव विद्युत रूप से 60 डिग्री से शॉर्ट पिच है, तो इसका पिच कारक क्या होगा। इसका पिच कारक क्या होगा। तो इसका पिच कारक होगा 0.866। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, पिच कारक ईएमएफ का अनुपात क्या है। पिच कारक ईएमएफ का अनुपात क्या है। ऑप्शन दे रखा, शॉर्ट पिच क्वाइल के लिए फुल पिच क्वाइल, बी दे रखा फुल पिच क्वाइल के लिए शॉर्ट पिच क्वाइल, सी दे रखा वितरित घुमावदार के लिए घुमावदार फुल पिच, डी दे रखा वितरित घुमावदार करने के लिए केंद्रित घुमावदार, ई दे रखा केंद्रित घुमावदार करने के लिए वितरित घुमावदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिच कारक ईएमएफ का अनुपात क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट पिच क्वाइल के लिए फुल पिच क्वाइल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कहा जाता है जब यह खालिस्तान पावर फैक्टर पर चल रहा होता है। शून्य, यूनिटी, लेगिंग, लीडिंग, या तो बी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा, एक अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कब कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वह लैगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा होता है तो उसे अधिक उत्तेजित कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का निर्माण किसके समान होता है। सिंक्रोनस मोटर होती है तुल्यकालिक मोटर, उसका निर्माण किसके समान होता है। डीसी कंपाउंड मोटर के, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के, डीसी शंट जनरेटर के, अल्टरनेटर के, या ट्रांसफार्मर के। तो इनमें से सिंक्रोनस मोटर का निर्माण किसके समान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटर के समान होता है। किसके समान होता है, अल्टरनेटर के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, मुख्य पोल रोटर्स का उपयोग उच्च गति टर्बो वैकल्पिक के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ने दे रखा बड़ा एडी नुकसान, बी दे रखा उच्च केंद्र केंद्र प्रसारक बल, सी दे रखा वेंडेज नुकसान, डी दे रखा है बी और सी दोनों, ई दे रखा हानिकारक यांत्रिक आवेश। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व सी, अर्थात उच्च केंद्र प्रसारक बल व वेंडेज नुकसान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं। अल्टरनेटर होता है उसमें कितने पर्ची छल्ले होते हैं, एक, जीरो, एक, दो, तीन, या चार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो पर्ची छल्ले होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, यूनिटी लोड पावर फैक्टर पर
एक वैकल्पिक के मुख्य क्षेत्र प्रवाह पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? नाम मात्र, चुंबकत्व, डी चुंबकत्व, क्रॉस चुंबकत्व, गैर चुंबकत्व। तो यूनिटी लोड पर पावर फैक्टर पर एक वैकल्पिक के मुख्य क्षेत्र प्रवाह पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस चुंबकत्व। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वैकल्पिक की गति आधे से कम हो जाती है तो इसके उत्पन्न ईएमएफ हो जाएगा। उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? 2 गुना, 3 गुना, एक आधा, एक तिहाई, एक चौथाई। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आधा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, 3 चरण डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज खालिस्तान गुणा चरण वोल्टेज है। अर्थात लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में। किसमें होता है? 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? अर्थात लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज में कितना अंतर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है? फेज वोल्टेज। क्या होता है? फेज वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए गुणा चरण वोल्टेज होता है, अर्थात लाइन वोल्टेज गुणा फेज वोल्टेज होता है डेल्टा कनेक्शन में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर सर्किट मोड में मूल हानि को किस रूप में दर्शाया जाता है? ट्रांसफार्मर सर्किट मोड में मूल हानि को किस रूप में दर्शाया जाता है? श्रृंखला प्रतिरोध, श्रृंखला अधिष्ठापन, शंट प्रतिरोध, शंट अधिष्ठापन या श्रृंखला समता। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट प्रतिरोध। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, सेल्फ इंडक्शन पर, विद्युत स्थैतिक प्रभाव पर, ताप प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर। तो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर तेल खालिस्तान से मुक्त होना चाहिए, गंध से, गैस से, गंधक से, नमी से या रिक्तियों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नमी से मुक्त होना चाहिए। ट्रांसफार्मर तेल क्या होना चाहिए? नमी से मुक्त होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर की प्रेरित प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? विद्युत प्रभावन बल पर, चुंबकीय मोटर बल पर, विद्युत प्रवाह मुख्य प्रवाह पर, रिसाव प्रवाह पर, बी और डी दोनों पर। तो एक ट्रांसफार्मर की प्रेरित प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाव प्रभाव। क्या होगा? रिसाव प्रवाह। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप खालिस्तान होंगे यदि घुमाव के कुछ हिस्सों में लघु परिपतन होता है। ऑप्शन ए दे रखा है अदीप्ति, बी दे रखा पूर्ण प्रकाशमान के साथ दीप्ति, सी दे रखा मंद दीप्ति, डी दे रखा फ्यूज, ई दे रखा या तो ये या बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद दीप्ति। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र के लिए श्वासी में प्रयुक्त रसायन में खालिस्तान की गुणवत्ता होनी चाहिए। आयनीकृत वायु की अवशोषी आर्द्रता, परिणामित्र तेल की सफाई, परिणामित्र तेल का शीतलन या वायु को आर्द्रता प्रदान करना। तो एक ट्रांसफार्मर के श्वासी में प्रयुक्त रसायन की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषी आर्द्रता। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम मित्र को नियमित परीक्षण नहीं है? परिणाम मित्रों का नियमित परीक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? क्रोड रोधन वोल्टता परीक्षण, प्रतिबाधा परीक्षण, रेडियो व्यतिकरण परीक्षण, ध्रुवता परीक्षण या निरंतरता परीक्षण। तो इनमें से कौन सा नहीं है नियमित परीक्षण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो व्यतिकरण परीक्षण या परिणाम मित्र का नियमित परीक्षण
नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, घूर्णी स्टेटर क्षेत्र और रोटर की गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? घूर्णी स्टेटर क्षेत्र और रोटर की गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सर्पण, पिच, मॉड्यूल, परास या मोड? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्लिप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रकाश और सिंचन के कारण उच्च वोल्टता तरंगों के विपरीत निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा के रूप में कार्य करता है? हॉर्न अंतराल, तापीय अतिभार रिले, श्वासी, कंसर्वेटर, विस्फोटन छिद्र? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रकाश और सिंचन के कारण उच्च वोल्टता तरंगों के विपरीत निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्न अंतराल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्न गैप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक परिणामित्र की करोड़ में प्रवाह इसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचित करता है। इस प्रभाव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन इधर का जूल प्रभाव, बी इधर का फेरांटी प्रभाव, सी इधर का विद्युत अपघटन है, डी इधर का चुंबकीय विरूपण है, इधर का चुंबकीय प्रेरण। तो एक परिणामित्र करोड़ में प्रवाह को इसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचित करता है। तो इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय विरूपण के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिणामित्र एक उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जो उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन इधर का दिक् परिवर्तक, बी इधर का श्वासी, सी इधर का कंसर्वेटर, डी इधर का बुकोज रिले, इधर का इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। यह ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि श्वासी, कंसर्वेटर, बुकोज रिले ये तीनों ही क्या है? ट्रांसफार्मर में काम आने वाली चीजें हैं, जबकि यह ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, भार स्थितियों के तहत दो समान परिणामित्रों की दक्षता को खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। बैक टू बैक परीक्षण, लघु परिपतन परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण, पार वैद्युत परीक्षण या इन सब? तो भार स्थितियों के तहत दो समान परिणामित्रों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक टू बैक परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति को किस रूप में जाना जाता है? सर्पण गति, प्रभावी गति, सेप्ट गति, तुल्यकालिक गति या अतुल्यकालिक गति? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति को तुल्यकालिक गति के रूप में जाना जाता है। किस गति के रूप में जाना जाता है? सिंक्रोनस स्पीड के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एकल कला मोटर का संधारित्र लघुपतित है तो मोटर क्या होगी? एक फेज मोटर में अगर कैपेसिटर लघु परिपथ है तो मोटर में क्या होगा? प्रारंभ नहीं होगी, समान दिशा में चलेगी, लघुकर्त गति पर चलेगी, उत्क्रमित दिशा में चलेगी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ नहीं होगी। क्या होगी? स्टार्ट नहीं होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संधारित्र के प्रारंभ में और मोटरों को चलाने में सहायक घुमावों के साथ श्रेणी में चल रहे संधारित्र का कार्य क्या है? ऑप्शन ए दे रखा, शक्ति घटक को सुधारना, बी दे रखा बलागुण में अस्थिरता को घटाना, सी दे रखा अति भार क्षमता को बढ़ाना, डी दे रखा बलागुण को सुधारना, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो एक संधारित्र के प्रारंभ में और मोटरों को चलाने में सहायक घुमावदारों के साथ एक श्रेणी में क्या चल रहे हैं? संधारित्र। तो उनका कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर को सुधारना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्री स्विच खालिस्तान करता है जब तक मोटर गति नहीं पकड़ती है। ऑप्शन ए दे रखा, प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित
बी दे रखा चलित घुमावों को बंद और संयोजित करता है लेकिन प्रारंभ घुमावों को असंयोजित करता है। सी दे रखा चलित घुमावों को खोलता और असंयोजित करता है। डी दे रखा प्रारंभ घुमावों को खोलता और असंयोजित करता है। ई दे रखा या तो ये या बी। तो प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्री स्विच क्या करता है जब मोटर की गति नहीं पकड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दर का एक स्टेरेसिस मोटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। एडी धारा हानि पर, रोटर का चुंबकीयकरण, सी दे रखा शैथिल्य हानि पर, डी दे रखा विद्युत चुंबकीय इंडक्शन पर, ई दे रखा विद्युत स्थैतिक प्रभाव पर। तो एक स्टेरेसिस मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शैथिल्य हानि पर। करेक्ट आंसर क्या होगी? शैथिल्य हानि के सिद्धांत पर काम करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर कुंडली आमतौर पर किससे निर्मित होती है? सिलिकॉन इस्पात से, कच्चा लोहा से, पीतल से, कांसा से या तांबा से? तो एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर कुंडली आमतौर से किससे निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा से निर्मित होती है। किससे होती है? कॉपर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है? इनमें से कौन सी मोटर है जो यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है? स्लिप्ड फेज मोटर, सर्व व्यापक मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, छायांकित ध्रुव मोटर, ये ए और बी दोनों। तो कौन सी मोटर है जो यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर है जो यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषताएं किसके समान होती है? इनमें से कौन सी मोटर है जिसके समान इसकी गति लोड विशेषताएं होती है? डीसी शंट मोटर की, डीसी सीरीज मोटर की, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की या एसी मोटर की? तो इनमें से कौन सी मोटर है जिसके समान यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषताएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर की गति लोड विशेषताएं इसके समान होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा है? कंप्रेसर होते हैं उनमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का, छायांकित ध्रुव मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, रिलक्टेंस मोटर का या इन सब का? तो कंप्रेसर के लिए कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर में पूर्ण लोड गति 1440 आरपीएम है तो मोटर में पोल्स की संख्या क्या होगी? पोल्स की संख्या ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों पोल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एफ इंटू 120 बटे एन, अर्थात घूर्णन गति। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के आधार पर सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 पोल। कितने हो जाएंगे? 4 पोल। तो अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रेरण मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है? उच्च लोड के कारण, कम वोल्टेज आपूर्ति के कारण, मोटर में विकसित हार्मोनिक के कारण, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर में विकसित हार्मोनिक के कारण क्राउलिंग होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरों में रोटर कंडक्टरों को खालिस्तान खुला रखा जाता है, स्लिप रिंग्स के माध्यम माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है, सी दे रखा है एंड रिंग्स के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है, डी दे रखा है इंसुलेशन से जोड़ा जाता है, ई दे रखा है स्टेटर वाइंडिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरों में रोटर कंडक्टरों को किस प्रकार से रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड रिंग्स के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, यदि रोटर से स्टेटर स्लॉट्स के कुछ अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर सामान्य गति के 1/7 पर चलता है तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? हमिंग, हंटिंग, कोगिंग, क्राउलिंग या इंचिंग। यदि रोटर से स्टेटर स्लॉट्स के कुछ अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर की सामान्य गति के 1/7 पर चलता है तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसे कहा जाएगा क्राउलिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान क्या होता है? एक निश्चल स्थिति में स्लिप का मान क्या होता है? 0, 0.25, 0.5, 0.75 या 1। तो एक इंडक्शन मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है। क्या होता है? 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर किससे सदृश होता है? ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, बी और सी, डी दोनों। तो किसके समान होती है इंडक्शन मोटर? किसके सदृश होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मिक्सर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो मिक्सर के लिए कौन सी मोटर उपयोग में ली जाती है? रिपल्सन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, सर्वव्यापक मोटर या इन सब। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक मोटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी सीरीज मोटर में प्रतिकारी वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है? टॉर्क में वृद्धि होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करता है, सीधे रखा बरसेज में स्पार्किंग कम करता है, डी दे रखा बी और सी दोनों, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो एसी सीरीज मोटर में प्रतिक्रिया वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिकारी वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करता है तथा बरसेज पर स्पार्किंग को कम करता है, इसलिए प्रतिकारी वाइंडिंग लगाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड होता है? हिस्टैरिसीस ह्रास को कम करना, एडी करंट हानि को कम करना, एयर कूलिंग मार्ग प्रदान करना, घर्षण हानि को कम करना, कॉपर हानि को कम करना। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर पर लेमिनेटेड किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एडी करंट हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? डुप्लेक्स के लिए दे रखा है तो 4 × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 × 2 अर्थात पोल्स की संख्या गुणा 2। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? समांतर पथों की संख्या डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है? इसमें ये जो वाइंडिंग है ये कौन सी है? इसमें ये निचला हिस्सा है, ये जो ये है ये निचला हिस्सा है, जबकि ये कौन सा है? ये ऊपरला हिस्सा है, ये ऊपरली ऊपरा ऊपरी हिस्सा है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ ये कि यह कौन सी वाइंडिंग है। ऑप्शन दे रखा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, बी दे रखा है डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, सी दे रखा फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग, डी दे रखा डायमंड कवाइल वाइंडिंग, ई दे रखा इक्विलूट कवाइल वाइंडिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यह वायरिंग है, ये वाइंडिंग है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? डमी कॉइल्स क्यों लगाए जाते हैं? रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करना, बी दे रखा एडी करंट ह्रास को कम करना, सी दे रखा हिस्टैरिसीस हानि को कम करना, डी दे रखा दक्षता में वृद्धि करना, ई दे रखा है हंटिंग कम करना। तो जनरेटर में डमी कॉइल्स प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए डमी कॉइल्स लगाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? पोल्स की संख्या पर, फ्लक्स प्रति पोल पर, आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या पर, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पर, या इन सब पर? तो डीसी मोटर होता है उसका बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पोल्स की संख्या पर भी निर्भर करता है, फ्लक्स प्रति पोल पर भी निर्भर करता है, आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या पर भी करता है, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब पर डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग क्वाइल्स का उपयोग किस लिए करते हैं? वाइंडिंग हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए, स्पार्किंग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए, या ए और बी दोनों? तो एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग क्वाइल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन के लिए शेडिंग क्वाइल्स का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तेल के साथ मिला हुआ पेट्रोल, केरोसिन, या इन सब? तो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए इनमें से कौन सा तरल पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अर्थात सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डाइवर्टर वाल्व्स का व्यापक रूप से उपयोग उन व्यावसायिक एप्लीकेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है जिसमें, ऑप्शन दे रखा रासायनिक विनिर्माण और प्रसंस्करण, बी दे रखा कूलेंट, सी दे रखा चिकित्सा और दवा सेवाएं, डी दे रखा स्वच्छता और अपशिष्ट पर संस्करण, ई दे रखा इन सब में। तो डाइवर्टर वाल्व्स का व्यापक रूप से उपयोग उन व्यावसायिक, कौन सी व्यावसायिक एप्लीकेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या 100 है और समानांतर पथों की संख्या 10 है, तो औसत पिच ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों औसत पिच क्या ज्ञात करके बताना है, तो औसत पिच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? चालकों की संख्या, चालकों की संख्या बटे समांतर पथों की संख्या। क्या होगा? चालकों की संख्या बटे समांतर पथों की संख्या। तो चालकों की संख्या कितनी दे रखी है? चालकों की संख्या दे रखी है 100 बटे समांतर पथों की 10। तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 10 बार। तो औसत पिच कितना आ जाएगा? 10। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।